राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के वो प्रश्न हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बीपीएससी में अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से या हमारे संविधान से या पॉलिटी से, उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। दिसंबर में ज़्यादातर कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। तो जनवरी 1930 में ये घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक, तो जब भारत स्वतंत्र हो जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो पहले का विकल्प क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। पहले का विकल्प क्या सही है? ए है। ठीक, ये हमारा बीपीएससी प्री 2011 में आया था। तो व्याख्या देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। जो लाहौर अधिवेशन था 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका कारण पता ही चल गया क्यों मनाया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग। तो इसमें क्या है? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 सूचियाँ हैं। 22 का क्या हो जाए? 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ए। उत्तर बिल्कुल सही है। बीपीएससी 11 में आया है। बीपीएससी में आए हुए सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे और बीपीएससी में जो भी प्रश्न आ चुके हैं वो बिहार की प्रत्येक छोटी से छोटे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में हैं 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 से अधिक। तो अभी वर्तमान में क्या है? 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 का क्या होगा? सी। मिलान करना है पहली सूची का दूसरी सूची से। तो हमारे यहाँ पे कितनी सूचियाँ होती हैं? 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो शक्तियाँ केंद्र के हाथ में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं संघ सूची, और जो राज्य के हाथ में होती हैं उन्हें हम राज्य सूची, और जो दोनों के हाथ में होती हैं उन्हें बोलते हैं हम समवर्ती सूची। तो संघीय सूची कितनी है? 97 है। कितनी है? 97। राज्य सूची कितनी है? 66 है। और समवर्ती सूची कितनी है? 47 है। कितनी है? 47। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए। पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी और तीसरे का क्या हो जाएगा? बी। तो ए सी बी किस में है? बी में है। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 का क्या उत्तर होगा? बी। व्याख्या देखेंगे। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में कितनी है? 98 हैं। राज्य सूची में 66 थी, वर्तमान में कितनी है? 59 है। समवर्ती सूची में कितनी है? 47 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 52 है। ठीक, लेकिन मूल रूप से कितनी थी? 97 संघीय सूची में थी, 66 राज्य सूची में और 47 समवर्ती सूची में। अगला है, निम्न शब्दों पर विचार करिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इनको विचारानुसार क्रम से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौमिक। क्या आएगा? सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सार्वभौमिक, सी आ जाएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष, और फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो CADB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CADB। 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का उत्तर क्या होगा? ए। वेरी इंपॉर्टेंट। व्याख्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। किसका किया गया? पंथ निरपेक्ष का। अगला है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां, 46वां या 74वां? तो समाजवादी जो शब्द है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 6 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 का क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में SPA इसकी ट्रिक होती है। S से हो जाएगा समाजवादी, P से हो जाएगा पंथनिरपेक्ष और A से हो जाएगा अखंडता। SPA शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? और ये भी याद रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन कैसा चाहिए? तो साधारण बहुमत से चाहिए। कैसा चाहिए? साधारण बहुमत से। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। ठीक है। और तो ये भी पूछ लेता संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। किस में है? 368 में है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। मतलब नए राज्य का जो गठन होगा वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है। उसमें 368 का कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। ठीक, संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। मतलब भारत के जो नागरिक हैं उन्हें प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सच्च समता या समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इनमें से कौन से हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है? तो इसमें पहला और दूसरा जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ये किसे प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को। तो 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों किसे प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का जो है 19 है, उसमें कई खंड हैं, 5 हैं। ठीक, उसी में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह गैर नागरिक विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें पहला तीसरा आंसर तो मैंने सही बताया था। आंसर तो ए ही होगा, पहला और तीसरा। तो ये कानून के सच्च समानता ये सबके लिए और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। ठीक है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। और ये किसमें? अनुच्छेद 29 में। किसमें? 29 में। ठीक। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस संविधान के अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए है। क्या है? 19 1 का ए। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का क्या है? मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19 का फर्स्ट ए के तहत। 19 फर्स्ट ए। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 का क्या होगा? ए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में कौन से? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। और कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है? 2009। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। कब हुआ था लागू? 1 अप्रैल 2010 से। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो
इसमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोनों हैं इसका उत्तर, लेकिन इसमें एक लगाना था, इस चक्कर में ये बीपीएससी ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही होंगे। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसमें क्या क्या सूचीबद्ध है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है, समान नागरिक संहिता भी है, छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा है। 12 में क्या है, पहला और दूसरा है, और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का उत्तर क्या होगा, बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का जो घा है उसमें क्या दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। दोनों याद रखने, समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है, 39 के घा में है, और समान नागरिक संहिता किस में है, 44 में है। जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है, तो 350 का देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 32, 42, 15 या 46। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संविधान के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और किस में है, ये 4 के का में है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसमें, 4 के का में, भाग 4 का। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 4 का है, अनुच्छेद क्या है, 51 का। मौलिक कर्तव्य, अभी मूल कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 हैं, मूल रूप से 10 थे, एक बाद में बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, 14 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, 14 का ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें है, अनुच्छेद 52 में। किसमें है, 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो ये किसमें है, अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ये किसमें, अनुच्छेद 53 में। इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का क्या होगा, बी। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 है। समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो पद संभालेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो इनका क्रम था 12वां। कौन सा क्रम था, 12वां। 12 उत्तर हो जाएगा 16 का। ठीक है, अभी कौन है,
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनका क्रम पूछा जा सकता है। तो लास्ट वाली लाइन देखेंगे। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और 15वें राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू का कौन सा क्रम है? 15वां। कौन सा है? 15वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया गया, कब अधिनियम बनेगा? पूछा है। जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित। तो कोई भी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का क्या होगा? बी। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। किससे? अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। संसद में प्रस्तुत किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा जब पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रमांक पर थे? तो 12वें नंबर पे थे। कौन से पे थे? 12वें पे। ठीक है। उसके बाद में कौन बने? बकैया नायडू 13वें नंबर के, और धनगढ़ कौन से हैं? 14वें नंबर के। ठीक है। तो पूछेगा, अगर प्रेजेंट वाले पूछ सकता है, वर्तमान वाले तो कौन से नंबर के हो जाएंगे? 14वें नंबर के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। 20 का क्या हो जाएगा? बी। इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, बाकी सब अधिकार हैं जो एक सांसद को होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी सहमति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 88 में है। किस में है? 88 में। और महान्यायवादी का जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 86 में, 86 में किया गया है। ठीक। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 76 में है, सॉरी। राष्ट्रपति जो महान्यायवादी है वो किस में है? अनुच्छेद 76 में है। किस में है? 76 में। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 76 के 4 में। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, पद से हटाने का अधिकार है। ठीक है। किसे? राष्ट्रपति को। और महान्यायवादी किस में आता है? किस अनुच्छेद में आता है? तो 76 में आता है। किस में आता है? 76 में, 76। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 का क्या होगा? सी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि या 60 दिन तक क्या रहता है? अनुपस्थित। 60 दिन या 2 माह अनुपस्थित रहेगा तो उसे क्या किया जाएगा? रिक्त सीट मान लिया जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 60 दिन भी उत्तर में हो सकता है। ठीक है, 60 दिन। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा संसद अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगर सत्रावसान चल रहा है या 4 दिन से अधिक 4 दिन के लिए स्थगित किया गया है क्या सदन, तो वो समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक। अब ये पूछा जाएगा कि 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसे रिक्त मान लिया जाएगा। तो अनुच्छेद किस में दिया गया है ये?
तो संसद के लिए तो किसमें दिया है, अनुच्छेद 101 में, 101 के 4 में। और विधानमंडल के लिए किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 190 में दिया गया है ये, कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वो सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं क्या, 280 सदस्य जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 275 18 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो भारत का राष्ट्रपति हो, वो उपराष्ट्रपति, सॉरी, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होगा, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। व्याख्या देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का कौन होता है, पदेन सभापति। कौन, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 26 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। ठीक। और चौथा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक। अब इसमें बताना क्या है, गलत बताना है। गलत बताना है, 4 में कौन सा गलत है। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा गलत है, बी गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, लोकसभा से होती है। किससे होती है, लोकसभा से। 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। अनुच्छेद 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है किसमें, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त क्षेत्र में। तो धन विधेयक किसमें पेश किया जाएगा, केवल लोकसभा में। 28 का हो जाएगा ए। 28 का क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेखानुदान किस लिए बना होता है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। कौन, लेखानुदान। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 का क्या होगा, सी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को। 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। तो प्रश्न पूछा भी गया है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं।
समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं था? सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और अगला है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो जो है सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है? सी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक, तो ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा केस हो जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ना करे। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य सरकार का अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 155 में। किस में आती है राज्यपाल की नियुक्ति? अनुच्छेद 155 में। वित्त आयोग की नियुक्ति किस में आती है? अनुच्छेद 280 में। निर्वाचन आयोग की किस में आती है? निर्वाचन आयोग की 315 में। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 154 में। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस में? 155 में है। जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किस में है? तो अनुच्छेद 53 में है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे करेगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों में जब पारित हो जाएगा, और प्रस्ताव किससे पारित होगा? 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति उसे पदमुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो अधिकतम सीमा है आयु की, वो कितनी है? 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र किसे कहा जाता है? मोबाइल कोर्ट। न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी और APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो 34 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किससे संबंधित है? मोबाइल कोर्ट से, चलित न्यायालय से। 34 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किससे होगी? अनुच्छेद 352 से। और किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, वो किससे लगता है? तो अनुच्छेद 356 से लगता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल किससे लगता है? 352 से। और वित्तीय आपातकाल किससे लगता है? 360 से। 352, 356, 360 तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट हैं, ये भी याद रखने हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 के आधार पर राष्ट्रपति शासन क्या लगाया जा सकता है? आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके भाग में किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक। पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद है? 352 है। और राष्ट्रीय आपातकाल के कितने मतलब 3 जो मुख्य हैं, बेस हैं, वो क्या हैं? अगर युद्ध हो जाए तब, बाह्य आक्रमण हो जाए तब, और या सशस्त्र विद्रोह हो तो राष्ट्रीय
काल घोषित किया जा सकता है। तीनों पूछे जाते हैं, इनमें से किन किन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो पहले क्या था, आंतरिक अशांति था सशस्त्र विद्रोह की जगह पे, लेकिन बाद में क्या किया, संशोधन कर दिया और क्या कर दिया, आंतरिक अशांति की जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी, तो ये की गई थी 57, 60, 61 या 65। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और क्या हो जाएगा, 36 का उत्तर सही हो जाएगा सी। 36 का विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया। कब से हुआ है, 28 मार्च 1989 से। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में कब हुआ था, 1989 में। और कौन सी लोकसभा थी, तो 9वीं लोकसभा थी। तो एक सरसरी नज़र से एक बार देख लो इसे, बाई चांस वैसे पूछने की उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, ठीक। तो कब हुआ था, 1989 में। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है और प्रभावी कब हुआ है, 1989 में। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है, 16, 17, 18 या 20। तो कितनी थी, 18 थी। कितनी थी, 18। लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया और भाषाओं की संख्या बढ़ा दी। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22। ठीक है, ये जो है 21, 71 और 92 3 संशोधन हुए थे, इनसे फिर भाषाओं को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। लेकिन आपको वर्तमान की पूछेगा, ये 2008 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो कितनी भाषाएं होंगी, कितनी भाषा बताओगे, तो 22 भाषा। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने। याद रखोगे किसने दिया था त्रिस्तरीय प्रणाली का, बलवंत राय मेहता ने। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, ये भी पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो आप बताओगे 1952 में। और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विस्तार योजना कब शुरू हुई थी, 1953 में। के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में। कब हुआ था, 1957 में। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, बाकी त्वरित निर्णय केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही है, विशेषताओं में है। ठीक है, लचीलापन भी है, कानून की एकरूपता भी है। 40 का हो जाएगा सी। 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, सी राजगोपालाचारी ने, JB कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने या अशोक मेहता ने। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने। 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली पूछेगा तो क्या होगा उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई थी अशोक मेहता समिति। तो इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश की थी, तो इन्होंने द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। किसकी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता ने। किसने की थी, अशोक मेहता ने। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, जिसमें आपका गांव, ब्लॉक और जिला, ठीक,
तो द्विस्तरीय की किसने की थी? अशोक मेहता ने। पंचायती राज की, तो इसका 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 का क्या होगा? बी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की स्तुति की। तो 1957 में कौन सी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और 1977 में कौन सी बनी है? कितने साल बाद? 20 साल बाद। कौन सी बनी है? अशोक मेहता समिति। तो इनकी तारीख भी याद रखनी है, क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है, क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। कई समितियां आई थी इससे संबंधित। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शी समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 का बी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी और प्रशासनिक प्राधिकारी। तो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। और क्या हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा। 44 का डी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये देखो 2008 का प्रश्न है, वो डाटाबेस प्रश्न है, तो इसका हम व्याख्या ही देखेंगे, क्योंकि अब बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ होगा, तो इसका चलो व्याख्या देखते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई है? 1206। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितनी है? 1206। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है यूएनओ, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 कितने? 10 के क्या हैं? अस्थायी सदस्य। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब इसमें कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और यूएसए भी है इसका, और रूस भी है। ठीक है, ये 5 हैं जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्या हैं? स्थायी सदस्य। व्याख्या देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। ये 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है। 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला करा रहा हूँ मैं, ये बीपीएससी में आने वाले प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि जो प्रश्न बड़ी परीक्षा में पूछा गया है उस प्रश्न की छोटी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से पढ़ो, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो कमेंट बॉक्स में पूछो, और जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसे लिखो, उसके बाद में रिवीजन करो और याद करो उसे। ठीक, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किसके लिए है? मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स न्यूज़, चाइना न्यूज़ एजेंसी। तो क्या है? न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। क्या है? न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? येलो बुक। क्या बोलते हैं? येलो बुक। किस देश की है? फ्रांस की। याद रखेंगे। ठीक, व्याख्या देखेंगे। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और इस क्लास का अंतिम और 50वां प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी?
त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु या नई दिल्ली में? तो कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, ये सीरीज हमारी चलेगी सब्जेक्ट वाइज। अभी पॉलिटी हम ख़त्म करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और जो भी सब्जेक्ट बीपीएससी में आते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, 1987 और बेंगलुरु। ठीक है, भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और